नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग एबिलिटी के बारे में। और ये जो वीडियो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें रीजनिंग आती है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो भर्ती आई है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, इसके अलावा बहुत सारी पोस्ट आई हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यह वीडियो हम बना रहे हैं नवोदय विद्यालय समिति का जो टीजीटी का एग्जाम हुआ था 29 नवंबर 2022 को, उसमें। क्योंकि यह एग्जाम भी सीबीएसई ने कंडक्ट करवाया था और आने वाला जो केवीएस के एग्जाम है वो भी सीबीएसई बोर्ड ही कंडक्ट करवाने वाला है। तो क्वेश्चंस का जो नेचर है वो ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, इसको अंत तक जरूर देखिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी रफ नोटबुक या आपकी नोटबुक और पेन लेकर आ जाइए, क्योंकि आप भी हमें हल करके तुरंत आंसर करेंगे ना कमेंट में, तो इस वीडियो में और मजा आने वाला होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Five houses A, B, C, D and E are in a line. House A is to the right of B, E is to the left of C and right of A and B is to the right of D. Which house is in the middle? बीच में कौन सा हाउस है? हिंदी में पढ़ते हैं। 5 मकान ए बी सी डी और ई एक ही लाइन में है। आप अपना हल करने लग जाइए और आप कमेंट कर दीजिए आपका आंसर। देखो किसका आंसर सबसे पहले आता है। 5 घर हैं, वो एक ही लाइन में है। मकान ए मकान बी के दाईं ओर है, मकान ई मकान सी के बाईं ओर तथा ए के दाईं ओर है, मकान बी मकान डी का दाईं ओर है। तो कौन सा मकान ठीक मध्य में होगा? जल्दी से कमेंट करिए आपका आंसर। चलो हम भी हल करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही है, ये हम लेफ्ट साइड मान लेते हैं, बाईं साइड, और ये हम मान लेते हैं राइट साइड, है ना। लेफ्ट राइट मान लेते हैं, बाईं ओर दाईं ओर। अब ये कह रहा है ए मकान बी के दाईं ओर है। ए मकान है ना जो बी के दाईं ओर है, तो बी के दाईं ओर रख लेते हैं हम ए मकान। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब कह रहा है मकान ई मकान सी के बाईं ओर है तथा ए के दाईं ओर है। अब ए के दाईं ओर है तो हम इधर ही लिखेंगे ना, तो यहाँ पे सी लिख देते हैं हम, है ना। अब ये बोल रहा है सी है ना, मकान ई सी के बाईं ओर है, तो हम यहाँ पे सी लिख देते हैं और ई यहाँ लिख देते हैं। ठीक है ना। अब देखो आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। मकान ई सी के बाईं ओर हो गया और ए के दाईं ओर हो गया। करेक्ट है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे का देखो, मकान बी मकान डी के दाईं ओर है, मकान बी मकान डी के दाईं ओर, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? डी लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। अब हो गया आपका स्टेटमेंट कर। मकान बी ये रहा, मकान डी के दाईं ओर हो गया। अब आपके पांचों घर एक लाइन में बन गए हैं। अब ये पूछ रहा है कौन सा मकान ठीक मध्य में है, तो आपको पता चल गया ठीक मध्य में कौन सा मकान है, ए मकान है। तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए? ऑप्शन 4 नंबर करेक्ट होना चाहिए। ये आपका आंसर निकल आया होगा। कमेंट कर दिए आपने, बहुत बढ़िया। तो ये प्रश्न इस तरह से आप हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कर देंगे इसको ठक से, बहुत बढ़िया। इस प्रकार के और भी प्रश्न आप हल कर लीजिए बैठ करके घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा सेकंड क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हैं। ए बी सी डी 4 मित्र हैं, समूह में सबसे बड़ा कौन है? ठीक है, 4 फ्रेंड्स हैं, ए बी सी एंड डी आर 4 फ्रेंड्स। हु इज द ओल्डेस्ट इन द ग्रुप? सबसे बड़ा कौन है उम्र में, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखो कथन देखते हैं। डी बी और सी से बड़ा परंतु ए से छोटा है। अब देखो यहाँ पे डी देख लेते हैं हम। डी है ना, वो किस किस से बड़ा है भैया? डी बी और सी से बड़ा है, तो हम बी और सी यहाँ पे आएगा। अब बी और सी हमें नहीं पता कैसे आएगा, ये छोटे बड़े हैं हमें नहीं पता, मैं ऐसे लिख देता हूँ बी और सी से बड़ा है डी, परंतु ए से छोटा है। लेकिन ये बोल रहा है कि ए से छोटा है, इसका मतलब ए तो सबसे बड़ा हुआ। मतलब अब ये समूह में सबसे बड़ा कौन है, क्लियर पता चल गया ना आपको, ए सबसे बड़ा है। अब चलो आगे पढ़ लेते हैं। सी ए से छोटा है परंतु बी से बड़ा है। सी ए से छोटा है परंतु बी से बड़ा है, इसका मतलब ये वाली बात सही है ना। सी ए से छोटा हो गया, बिल्कुल हो गया, परंतु बी से बड़ा हो गया, तो इसका एक सीरियल बन गया ए डी सी बी, है ना। ये बन गया ए डी सी बी। ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये पूछ रहा है, लेकिन अभी तो आपसे पूछ कर रहा है वो, देखो सबसे बड़ा पता चल गया। अकेला फर्स्ट पर्याप्त है जबकि अकेला सेकंड पर्याप्त नहीं है। अच्छा अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है कि भाई कौन सा कथन सही है। इस उत्तर को निकालने के लिए, यानी कि जो आपका सबसे बड़ा समूह में ए निकल गया है, इसको निकालने के लिए ये लिखा है। देखो कौन सा कथन पर्याप्त है, ये हमने पढ़ाई नहीं भूल गए थे, है ना। तो अब देखो अकेला अकेला फर्स्ट पर्याप्त है जबकि अकेला सेकंड पर्याप्त नहीं है। भाई क्या बोल रहा है? अकेला फर्स्ट पर्याप्त है जबकि अकेला सेकंड पर्याप्त नहीं है। अकेला फर्स्ट पर्याप्त है,
बिल्कुल बात तो सही है तेरी, अकेला फर्स्ट पर्याप्त है इसके लिए, तो दूसरे की तो जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, क्योंकि इससे पता चल गया हमको तो सबसे बड़ा कौन है। तो अकेला फर्स्ट पर्याप्त है, जबकि अकेला सेकंड पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल अकेले सेकंड से तो कुछ नहीं निकलेगा। ये कथन तो एकदम सही दिल कर है मुझे। अकेला सेकंड पर्याप्त है, बिल्कुल गलत। सेकंड तो पर्याप्त ही नहीं है, या तो वन या तो सेकंड। नहीं, ऐसा भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, फर्स्ट तो क्लियर ही पर्याप्त है, ये भी गलत है। नहीं तो एक ये भी बिल्कुल गलत है। इस प्रकार इसका आंसर क्या निकल गया, नंबर वन। यानी कि आपसे ये पूछ रहा है कि दो कथन दिए हैं ना, उसके बाद निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन है ना जो उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो हमारा पहला कथन से उत्तर निकल गया, तो हमारा ये मामला ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। आपका उत्तर क्या आया भाई, बताइए जल्दी से, आप कमेंट करके आना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए यार, ताकि वो भी सीख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये रहा आपके सामने, है ना। ये प्रश्न है भैया, नीचे एक कथन दिया गया है जिसके बाद दो कार्रवाई दी गई हैं। क्या दी गई हैं, दो कार्रवाई दी गई हैं, फर्स्ट और सेकंड। कथन को सत्य मानिए तथा कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निर्णय कीजिए कि सुझाई गई कौन सी कार्रवाई तर्क संगत रूप से अनुसरणीय है। भाई इसमें क्लियर बात बोली, कथन को सत्य मानना है, अपना दिमाग नहीं लगाना, जो कथन कह रहा है ना उसके आधार पर आपको निष्कर्ष निकालना है। कथन है भैया, शहर में डेंगू बुखार के मामले बढ़ रहे हैं, डेंगू के केस लगातार राइज हो रहे हैं सिटी के अंदर। अब इस कथन को बिल्कुल सही मान लो, ये कथन है बिल्कुल सही, डेंगू लगातार बढ़ रहा है। अब कार्रवाई क्या की जा रही है ये भी देखो आप। पहली कार्रवाई है, मच्छर प्रजनन स्थलों को ढूंढे और तुरंत उपचार करें। बात तो इसकी सही है भाई, ये भी कर सकते हैं। दूसरी कार्रवाई है, रात के समय मच्छरदानी या मच्छर भगाने की दवाई का प्रयोग करें। अब बात तो ये भी सही है आपके अनुसार, लेकिन यहाँ पे एक बात दी गई है, देखो क्या दी गई है, कौन सी कार्रवाई तर्क संगत रूप से अनुसरणीय है। तर्क संगत की बात क्या है, अब यहाँ पे देखो, बिल्कुल पहला कथन है ना, ये तर्क संगत है, मच्छर प्रजनन स्थलों को ढूंढे और उनका तुरंत उपचार करें, तब जाके हम मच्छरों को मार देंगे तो भाई हो जाएगा काम हमारा खत्म। लेकिन रात के समय मच्छरदानी या मच्छर भगाने की दवाई का प्रयोग करें। अब हर बंदे को मच्छरदानी लगानी पड़ेगी, ठीक है, और मच्छर भगाने की दवाई लगानी पड़ेगी, तो ये कथन तर्क संगत प्रतीत मुझे नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही है, कार्रवाई वन हमें करनी चाहिए, ये ज़्यादा इफेक्टिव है, तुरंत प्रभाव से सभी को राहत मिल जाएगी इससे। इसमें तो देखो आप लगातार रोज मच्छरदानी लगाएंगे, तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है, तो आपको इसी कथन के आधार पर आपको यहाँ पे निराकरण करना है। तो ये तो आपको लगातार प्रैक्टिस से आएंगे, है ना। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, केवल फर्स्ट अनुकरणीय है, सेकंड अनुकरणीय नहीं है, दोनों भी नहीं है और नहीं एक तो है ही, तो इसका ये आ जाएगा दोस्तों, है ना। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपने को ये सही मानना है, इसमें जो दिया गया है ना उसके आधार पर ही निर्णय करना है। चलो भैया अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वाओ, ये क्वेश्चन है आपका लेस देन और ग्रेटर देन से रिलेटेड, आपने पढ़ा होगा, तो बैंक में ज़्यादा पूछे जाते हैं इस प्रश्न। तीन कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथनों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सत्य है। अब यहाँ पे देखो आपको इर्रेगुलर सीरीज का क्वेश्चन है, कैसा है, इर्रेगुलर सीरीज का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अब आपको निष्कर्ष देखने हैं, कॉमन के आधार पर आपने हल किया होगा, क्यों ग्रेटर देन पी। अब यहाँ पे देखेंगे तो अगर आइडिया लगाएंगे हम इसमें, तो ये भी बिल्कुल गलत है ना, और टी आइदर लेस देन और इक्वल टू एस, ये भी यहाँ पे इनके आधार पर अगर लगाएंगे तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही उत्तर निकल के आ जाएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4, न ही निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष सेकंड सत्य है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे भाई के पिता की एकमात्र पुत्री का पुत्र है, वह लड़का उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन में अपने ऊपर लेकर हल करना है, यानी कि अपने आप को मान लो, जैसे आप ये हो, यू आप हो ये, अभी आप क्या कर रहे हैं, एक लड़के की ओर संकेत कर रहे हैं, मान लो ये लड़का है ना, इस लड़के की ओर आप क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, इस लड़के की ओर संकेत करके क्या बोल रहे हैं आप, कि वह मेरे भाई, अब आपका भाई हो गया ये, आपका भाई, ठीक है, आपके भाई के पिता, आपके और आपके भाई के पिता तो एक ही होंगे, ठीक है ना, वह मेरे भाई के पिता की एकमात्र पुत्री। अब आपके पिता की एकमात्र पुत्री क्या हो गई, आपकी बहन हो गई, ठीक है, पुत्री का पुत्र है, ये इसका पुत्र है, तो मतलब आपकी बहन का पुत्र क्या लगेगा, आपका भांजा लगेगा, क्या लगेगा, भांजा, सही है ना। तो ये तो अपने ऊपर लेके कर सकते हैं, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ब्लड रिलेशन हमेशा खुद पे लेके करेंगे तो जल्दी सही हो जाएंगे। चलो भैया नेक्स्ट देखो, सीरीज है, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द गिवन सीरीज।
दी गई श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करना है, जो खोया हुआ है ना आपको वो ज्ञात करना है। तो ये आपके सामने सीरीज दिख रही है। ऐसी आपने अगर लगातार पैटर्न के या सीरीज के क्वेश्चन हल किए होंगे तो आपको बिल्कुल देख करके अंदाजा लग जाएगा सवाल में, है ना। यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 16 है। अब आपको इस सीरीज को देखने लग रहा है कि या तो स्क्वायर है क्यूब है। तो यहाँ पे क्या है, एक का क्यूब कितना आया, 3 आया, सही है। एक का क्यूब सॉरी 1 आया, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना आया, 4 आया। 3 का क्यूब कितना आया, 27 आया। 4 का स्क्वायर कितना आया, 16 आया। तो अब 5 का क्यूब आएगा, क्योंकि एक बार स्क्वायर है एक बार क्यूब है, तो 5 का क्यूब क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। 7 का क्यूब 343 आ जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 125, 125। यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, 5 का क्यूब यहाँ पे आपको निकालना है, 5 का क्यूब। तो सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, अगला पद ज्ञात करना है आपको श्रेणी का। अब यहाँ पे देखो आपको अल्फाबेट्स है इंग्लिश के, WCI और O, और यहाँ पे आपको निकालना है नेक्स्ट। तो इनकी नंबरिंग करेंगे सबसे पहले। तो आपको पता है ये 23 पे आएगा, ये 3 पे आएगा, ये 9 पे आएगा, ये 15 पे आएगा, सही है ना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंस चेक कर रहा है इनका ना, बीच में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखो ये डिफरेंस चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे -3 कर लो आप, पीछे है ना ये, क्योंकि ए के बाद में YXW, तो -3 यहाँ पे जा रहा है और ये 3 प्लस का है। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ गया, 6 का आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे 3 और 6 के बीच में भी 6 का डिफरेंस है। 9 और 15 के बीच में भी 6 का डिफरेंस है। तो आगे भी आपको 6 का डिफरेंस तो करना पड़ेगा, यानी कि नेक्स्ट में 15 और 6 21। 21 नंबर पे क्या आता है बताओ, टी पे 20 और यू। 21 नंबर पे क्या आएगा, यू। तो आपका ऑप्शन 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। सही है ना। आप कमेंट कर दीजिए आपका आंसर क्या आया। आप ये मत सोचोगे यार डब्ल्यू पीछे कैसे गया, बिल्कुल देखो आपको पता है WXY और Z होता है ना, फिर आपका ABCD शुरू होता है ऐसे करके। तो यहाँ पे C दे रखा है 3 नंबर। अब यहाँ पे देखो 6 का डिफरेंस करेंगे तो आप कहाँ तक पहुँच जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे W तक पहुँचेंगे तो यहाँ पर भी 6 का ही अंतर है, कन्फ्यूजन ना हो इसमें ना। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग का। एक नदी उत्तर से दक्षिण में बह रही है भैया, ए रिवर फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये देख लो आप, इसके आधार पर आपको हल करना है। अब हम देखते हैं नॉर्थ यहाँ पे आपका है, साउथ यहाँ पे आपका है। एक नदी उत्तर से दक्षिण में बह रही है, नॉर्थ टू साउथ आ रही है नदी, ठीक है, आ गई भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये चल रही है ऐसे। उसके बाद वह दाईं तरफ मुड़ जाती है। अभी नदी का दाईं तरफ किधर होगा, ऐसे आ रही है नॉर्थ से साउथ, तो दाईं तरफ इसका इधर होगा, ठीक है ना। मुड़कर एक बड़ी इमारत के गर्द अर्धवृत्त में घूमती है, यानी कि एक इमारत आ गई, बहुत बड़ी इमारत, मान लो ये मकान आ गया, इसके क्या घूम गई, ये अर्धवृत्त में घूम जाती है। यहाँ से घुमा देते हैं इसको अर्धवृत्त में ऐसे, ठीक है, अर्धवृत्त में घूम गई अभी। अब क्या होता है, इसके बाद ये 90 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ जाती है। अब इस नदी के दाईं ओर मुड़ाना है अपने को ना, दाईं मतलब इसका किधर हो जाएगा, ऐसे चल रही है तो इसका दाईं हो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। अब ये दाईं ओर घूम गई भैया इसके 90 डिग्री। अब क्या होता है, कुछ देर बहने के बाद फिर से 90 डिग्री ये बाईं ओर लेफ्ट की तरफ फिर से घूम जाती है, बाईं तरफ, है ना। अब ये नदी का बाईं घुमाना है आपको, ऐसे अपनी तरफ के बाईं मत घुमा देना, गड़बड़ हो जाएगा। नदी जिधर आ रही है उसके नदी का बाईं इधर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि नदी ऊपर से आ रही है तो इसका बाईं इधर हो जाएगा। अब ये नदी है ना किधर बह रही है बताओ, अब ये कौन सी दिशा है, ये है पश्चिम दिशा, और ये कौन सी दिशा है, पूर्वी दिशा। तो ये नदी अब कैसे बह रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है भैया, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ऑप्शन में ढूंढ लो पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना, पश्चिम से पूर्व। नदी को अपने बाएं दाएं घुमाना है, खुद के दाएं बाएं मत घुमा दो, क्योंकि आप तो ऐसे बैठे हैं ना स्क्रीन पर, तो आपको उल्टा लग रहा होगा। तो ये कर लिया आपने, आपका उत्तर भी कमेंट कर दो। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से वही तर्क कथन वाले आ गए। यहाँ पे देखो पहला कथन है, खाने में सलाद कब्ज होने से रोकता है भैया। खाने में सलाद क्या करता है, कब्ज होने से रोकता है, ये कथन है, आपको सही मानना है इसको। अब इसका तर्क देखो, सलाद भोजन में परिमाण जोड़ता है, ठीक है, रफेज एड्स बल्क टू फूड। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे है मतलब कि कब्ज होने से क्यों रोकता है, क्योंकि ये भोजन में परिमाण का मतलब यहाँ पे फाइबर्स वगैरह ये जोड़ता है, ताकि आपका भोजन आराम से डाइजेस्ट हो सके, है ना। तो ये कथन बिल्कुल सही है, और इसका जो तर्क है वो भी एकदम सही है, तर्क भी सही है और कथन भी सही है।
क्योंकि भाई सलाद अगर आप खाने में खाएंगे तो आपकी कब्ज रुकेगी। क्यों रुकेगी? क्योंकि ये खाने के अंदर क्या करता है, फाइबर्स वगैरह और विटामिन प्रोटीन जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी मात्रा को बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से आपका ये उत्तर भी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या है, एकदम करेक्ट है। बोथ ए आर, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें यार, दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस वैन आरेख को चुनिए जो चिकित्सकों, अध्यापकों और महिलाओं के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। आइडेंटिफाई द वैन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमोंग द डॉक्टर्स, टीचर्स एंड द वुमेन। अब देखो यहाँ पे महिला, अब महिला की बात करेंगे तो ये मान लेते हैं महिला है, ठीक है। अब महिला चिकित्सक भी हो सकती है ना, डॉक्टर भी, और महिला टीचर भी हो सकती है। तो इस प्रकार से इसका बेस्ट जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये जो डायग्राम है एकदम करेक्ट है, डॉक्टर्स, टीचर्स एंड फीमेल के लिए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और आगे भी हम आपके लिए बेस्ट वीडियोस लेकर आएंगे, चाहे आप किसी प्रकार के एग्जाम के लिए तैयारी करो, स्पेशली केवीएस के लिए अभी चल रहा है सेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।